नमस्कार मित्रों, मैं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। पिछली जो हमारी क्लास है, हमने विदेशी आक्रमण की बात की थी। इस क्रम में हमने सबसे पहले बात किया था हिंद यवन आक्रमण की। उसमें हमने कुछ एक बोर्ड कार्य करके आपको बताया था कि आखिर ये हिंद वन शासक कौन है, इनमें कौन कौन से वंश हैं। उसके बाद हम लोग कुषाणों को समझने लगे थे कि कुषाण कौन है। ठीक, कुषाण में जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपसे बात की थी कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस और उसके बाद कनिष्क की। अब कुषाणों में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अपने पीपीटी में क्या दिया गया है, पीपीटी किस तरीके की संरचना को प्रदर्शित कर रहा है, जरा उसको भी समझेंगे। क्योंकि वहां पे हम लोगों ने मूल प्रारूप अपना समझा था कि आखिर कुषाण है कौन, कहां से आए, किस शाखा में विभाजित थे और इनका भारत में शासन प्रणाली था वो किस स्तर से या किस तरीके से भारत में शुरू हुआ। तो देखिए, अब हम बात कर रहे थे कनिष्क की, या कनिष्क के आगे हम चल रहे थे, लेकिन उसके पहले हम फिर से जरा अपने पीपीटी पे आ जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि चूंकि कनिष्क या कुषाण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय इतिहास में। तो यहाँ पे देखते हैं कुषाण शासक कह रहा है कि पार्थियाई लोगों के बाद कुषाण आए। यानी कि अगर क्रम देखें तो हम कहते हैं हिंद यवन, उसके बाद पार्थियाई, लेकिन पार्थियाई को हमने अभी छोड़ रखा है, हम उन्हें लास्ट में समझेंगे। ठीक है, पार्थियाई लोग, तो पार्थियाई लोगों के बाद कुषाण आए, जिन्हें यूचिया तोचेरियन या तोखारी कहते, तोखारी भी कहा जाता है। और इनका मूल निवास जो था चीन की सीमा पे था, जिसे चीनी तुर्किस्तान कहा गया था। अब हम पाते हैं कि कालांतर में यूची एक कबीला है जो 5 भागों में बट गया। इन्हीं में से एक कबीला ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया था, जिसे कुए कुए ई स्वान कहते, कुए ई स्वान, जो बाद में बनता है कुषाण। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुजुल कटफिसेस को। हमने कहा था कुजुल कटफिसेस कौन है। हम कहते हैं कि हमें कुषाणों के 2 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है जो एक के बाद एक आए। पहला जो राजवंश है इसमें वो है कटफिसेस। कटफिसेस यानी कटफिसेस प्रथम के प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति है। यानी यूनानी राजा हर्मियस की आकृति कटफिसेस के सिक्कों पे है। यानी कि कह सकते हैं कि जो राजा हर्मियस है इसमें इसकी संप्रभुता नहीं है, यानी वो किसी के अधीन रहकर क्या कर रहा था, शासन प्रणाली को संचालित कर रहा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, और पृष्ठ भाग पर उसकी अपनी, यानी कि पहले भाग पर राजा हर्मियस की और पृष्ठ भाग पर खुद की आकृति यानी कटफिसेस की। इस अर्थ में यह हुआ कि संप्रभुता कटफिसेस में नहीं है, बल्कि हर्मियस के अधीन रहकर कटफिसेस कार्य कर रहा है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि वह पहले यूनानी राजा हर्मियस के अधीन था, यह लिखा गया है। फिर उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। क्या किए? रोमन सिक्कों की नकल किया और तांबे के सिक्के ढलवाए, और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करता है। कौन? कटफिसेस। यानी कि रोमन सिक्कों के नकल पर तांबे के सिक्के भारत में ढलवाने का कार्य, साथ ही महाराजा की उपाधि धारण करने का कार्य, यानी 2 चीज इसके साथ इंपॉर्टेंट जोड़ती है यहाँ पे। फिर चलते हैं भीम कटफिसेस द्वितीय के बारे में। हालांकि भारतीय क्षेत्र पे हमने कहा था कि पूर्ण रूप से आधिपत्य कुजुल कटफिसेस का नहीं था, बल्कि भीम कटफिसेस का ही रहा। कैसे? कल हम लोग इसके बारे में जाने भी थे। ठीक है, जिनको जो लोग नहीं होंगे उस पिछली क्लास को आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे देखते हैं भीम कटफिसेस द्वितीय, ये क्या है? इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यानी कि हम पाएंगे कि तक्षशिला या पंजाब का हिस्सा पहली बार भीम कटफिसेस के या भीम कटफिसेस द्वितीय के समय ही हमें देखने के लिए मिलता है। फिर सर्वप्रथम भीम कटफिसेस ने ही भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की। यानी भारत में कुषाण सत्ता का संस्थापक भीम कटफिसेस ही दिखाई दे रहा है। यहाँ भीम कटफिसेस के द्वारा स्थापना की गई कुषाण सत्ता की भारत में। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। क्या किए? सोने के सिक्के चलाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्कों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हम जानते हैं भीम कटफिसेस द्वितीय के द्वारा की गई। अब जानते हैं इसके बाद कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के भी क्या किए? जारी किए। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो शुरुआती कुषाण शासक हैं वो शैव मतानुयायी है, यानी शैव धर्मावलंबी है, क्योंकि इनके सिक्कों पर शिव है, नंदी है, त्रिशूल का अंकन किया गया है, साथ ही माहेश्वर शब्द भी लिखा गया है। तो देखते हैं इनके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृति मिलती है, और उसने माहेश्वर उपाधि भी धारण की, या महेश्वरा शब्द भी अंकित किया गया है। अब उसके समय में भारत व रोम के व्यापारिक संबंध क्या है? अत्यंत विकसित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। यानी भारत और रोम का व्यापार काफी बृहद स्तर पर देखा जा सकता है। फिर हम पाते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कटफिसेस नहीं चलाए थे। किसने चलाए थे? भीम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि कौन है। देखते कनिष्क, कनिष्क के बारे में, ये चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है काफी। अब यहां से हम लोगों को जानना था कि आखिर कनिष्क कौन है। तो देखिए, भीम कटफिसेस के बाद कनिष्क शासक बना, जो इस वंश का सबसे महान शासक सिद्ध हुआ। दूसरी चीज, क्योंकि इसकी जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं अन्य शासकों की तुलना में कहीं ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती हैं। कनिष्क के जो राज्यारोहण की तिथि थी उसको लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने 78 ईस्वी को ही क्या माना, इसके राज्यारोहण की तिथि माना। 78 ईस्वी में कनिष्क ने राज्यारोहण के पर एक सम्मत की भी शुरुआत की, जिसे भारतीय इतिहास में शक सम्मत या कनिष्क सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मत भारत में वर्तमान भारत सरकार के कैलेंडर का आधार भी है। कनिष्क के द्वारा इस सबसे बड़ा कार्य है। तो आते हैं, देखते हैं इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इस वंश का एक महानतम शासक कौन, कनिष्क। और यहाँ पे लिखा गया है वेन सांग के विवरण और चीनी ग्रंथों से प्रकट होता है कि गांधार कनिष्क के अधीन था। कश्मीर पर भी अधिकार था। और राजतरंगिणी से प्रकट होता है, क्योंकि कनिष्क ने, यहां पर हम पाएंगे कि राजतरंगिणी कहती है कि उसने कनिष्कपुर नामक एक नगर की भी स्थापना की थी। ठीक है, फिर चलते हैं सुई बिहार लेख। सुई बिहार लेख से सिंध पर तथा मणिक्याल अभिलेख से पंजाब पर भी कनिष्क का अधिकार था। यानी कह सकते हैं कि वेनसांग और चीनी विवरण गांधार की बात कर रहे हैं, वहीं कश्मीर पर अधिकार था कनिष्क का। और कश्मीर में हम पाते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी, वो उस समय शासक कौन था, कनिष्क ही था, कश्मीर की कुंडलवन में। तो वहां भी उसी का अधिकार था, किसका, कनिष्क का। इसीलिए वो क्या था, मतलब 4 बौद्ध संगतियों में 3 बौद्ध संगतियां बिहार में हुई हैं, बल्कि एक मात्र बौद्ध संगति है जो बिहार से बाहर कहां की गई है, कश्मीर में की गई है, और कश्मीर के कुंडलवन में। उस समय शासक कनिष्क था। यानी कि सीधा सीधा ये बात है कि इसके नियंत्रण में कश्मीर था। कई ऐसे आपको तथ्यों के हवाले मिल जाएंगे। फिर सुई बिहार एक लेख है, इसमें बताया गया है कि सुई बिहार लेख से सिंध पर, यानी कि सिंध पर, सुई बिहार लेख कहता है कि सिंध पर भी कनिष्क का अधिकार था। वहीं मणिक्याल अभिलेख कहता है कि पंजाब पर भी किसका अधिकार था, तो मानेंगे पंजाब पर भी कनिष्क का अधिकार था। इस तरीके से गांधार, कश्मीर, सिंध और पंजाब, ये सभी उसके एरिया के अंतर्गत थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं कि अन्य चीजें क्या दी गई हैं। इतिहास में कनिष्क का नाम 2 कारणों से फेमस है। पहला जो चीज है वो आता है कि उसने 78 ईस्वी में एक सम्मत चलाया, जिसे क्या कहते हैं, शक सम्मत। 78 ईस्वी में एक सम्मत चलाया जो शक सम्मत कहलाता है। और यह आज सम्मत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी भारत सरकार जिस सम्मत का प्रयोग करती है अपनी चीजों को व्यवस्थित करने में, या कह लीजिए कि जिस कैलेंडर के आधार पर भारत सरकार कार्य करती है आज, वो शक सम्मत पे ही आधारित है। फिर दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण भी किया। किसने, कनिष्क ने। और इस क्रम में हम देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हम पाते हैं कि कश्मीर में ही हुआ। अध्यक्ष वसुमित्र थे, आपको ध्यान होगा, और शासक स्वयं कनिष्क था। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें अन्य पता चलती हैं। क्या, कि इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध समिति हुई। इस समिति ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी, जिसे विभाषा शास्त्र कहा गया। हम जानते हैं कि विभाषा शास्त्र का लेखक कौन है, स्वयं वसुमित्र ही थे। ठीक है, कनिष्क की जो प्रथम राजधानी है उसे पेशावर या पुरुषपुर बताया गया है। ठीक, पहली राजधानी कहां, पेशावर या पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी मथुरा बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, पहली राजधानी पेशावर या पुरुषपुर है, दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक, अब यहां देखते हैं कि कनिष्क ने कश्मीर को जीत कर यहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। मैंने पहले ही बात की थी कि राजतरंगिणी में अभिलेख जो मिले हैं, राजतरंगिणी के जो तथ्य है वो कहते हैं कि कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना कनिष्क के द्वारा की गई थी। यानी उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कश्मीर था, तभी वहां किसी नगर की स्थापना की जा रही थी। और उसने कासगर और यारकांद और खोतान पर भी विजय प्राप्त की थी। ये एक लंबी कहानी है, यारकंद, खोतान, कासगर, कारा, कुशी, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे जब कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों को मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को क्या किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है। और खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा एवं कनिष्क की मूर्तियां भी मिली है।
तो हम पाते हैं कि कनिष्क में पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को क्या किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, साथ ही इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां भी मिली हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या मिला है। तो बुद्ध की मूर्ति, इंद्र की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति और स्वयं कनिष्क की भी मूर्ति यहां पाई गई है। अब जरा सा इसको हम आगे बढ़ेंगे इस पर, लेकिन थोड़ा सा कनिष्क के हम राजनीतिक चीजों को जरा देख लेते हैं कि कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियां क्या हैं। ठीक है, आते हैं जरा इस पर और देखते हैं। पहली चीज कि कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियां क्या हैं। तो सबसे पहली बात दिमाग में तो ये आती है कि कनिष्क साम्राज्यवादी विचार का शासक। ठीक है, तो हम कहेंगे राजनीतिक उपलब्धियां। पहली बात, साम्राज्यवादी। अब साम्राज्यवादी है तो क्या करेगा, साम्राज्य की को बढ़ाने की बात करेगा, यानी साम्राज्यवादी विचार का शासक। अभी सारी बातें सिद्ध होंगी धीरे धीरे कैसे साम्राज्यवादी है। ठीक, दूसरा, अगर हम देखते हैं कि कनिष्क के समय 3 बड़े साम्राज्य हैं। ठीक, इसके काल में 3 बड़े साम्राज्य हैं, 3 बड़े साम्राज्य। ठीक, जो पहला साम्राज्य था वो चीनी साम्राज्य या चीन का साम्राज्य। जो दूसरा साम्राज्य था वो पार्थिया का था, पार्थिया साम्राज्य। और जो तीसरा था वो था रोम का साम्राज्य। यानी ये 3 साम्राज्य हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि रोम का जो साम्राज्य है इसके साथ इसका मैत्रीपूर्ण संबंध है। क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। लेकिन जब हम चीन और पार्थिया की बात करते हैं तो हम पाते हैं कनिष्क का इनसे विद्वेष है, शत्रुतापूर्ण संबंध, शत्रुतापूर्ण संबंध। अब कैसे इसको देखना शुरू करेंगे। देखिए, चीन भारत का एकमात्र शासक कनिष्क, जिसने चीन पर एक नहीं बल्कि 2-2 बार हमले किए और चीन से कुछ क्षेत्रों को भी जीत लिया। देखते हैं कनिष्क ने जब चीन पर प्रथम हमले की बात करते हैं, प्रथम युद्ध की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रथम युद्ध कैसे होता है। तो प्रथम युद्ध यहां पहले लिख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब कनिष्क जब भारत पे शासन कर रहा था उस समय चीन में हान वंश की राजसत्ता थी। किसकी थी, हान वंश की राजसत्ता। बस कनिष्क के मन में आया कि जो हान वंश की राजकुमारी है जिसका नाम होती था, उससे विवाह का एक प्रस्ताव भेजा, यानी अपना एक राजदूत भेजा। कहां, हान दरबार यानी चीन में, ताकि वो कनिष्क के क्या करे, वैवाहिक संबंधों को वहां रख सके। इस चीज से हान वंश का जो शासक था बहुत क्रोधित हो गया और राजदूत को क्या किया, बंदी बना लिया। इस कारण क्या किया गया, कनिष्क ने उसी समय चीन पर हमला कर दिया। जब चीन पर आक्रमण किया तो उस समय हान वंश के पास एक बहुत ही जबरदस्त एक सेनापति है जिसका नाम है पांचाओ। कहते हैं पांचाओ दुनिया के बेहतरीन 5 जनरलों में उसका नाम अब तक के इतिहास में आता है। यानी पांचाओ ने बहुत सारी लड़ाइयों को जीता था और उसे अनेक लड़ाइयों को जीतने का एक्सपीरियंस भी प्राप्त था। तो हम पाते हैं कि पांचाओ ने कनिष्क को बड़ी आसानी से हरा दिया और उसने जान लिया कि कनिष्क की रणनीति क्या है, इस एवज में उसने हरा दिया। लेकिन पहली बार तो कनिष्क हारा और उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि पांचाओ की मृत्यु हो गई और परिस्थिति किसके, कनिष्क के पक्ष में थी। यानी पांचाओ की मृत्यु हुई और पुनः कनिष्क ने जब दूसरी बार चीन पर हमला किया तो उसने चीन के 5 क्षेत्रों को जीत लिया। पहला क्षेत्र था कासगर, दूसरा था यारकंद, तीसरा था खोतान, चौथा कारा और 5वां कुची। यानी इन 5 को सम्मिलित रूप से चीनी तुर्किस्तान कहा गया। यानी इन क्षेत्रों को जीत लिया। तो हम कहते हैं यहां पे प्रथम युद्ध चीन के साथ, चीन के साथ, चीन के साथ युद्ध किया। युद्ध का कारण, युद्ध का कारण हान वंश की राजकुमारी, हान वंश की राजकुमारी होती, होती से विवाह करना चाहता था। इसलिए
अपना दूत चीन भेजा। हान वंश के राजा ने दूत को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, यानी कि प्रथम युद्ध चीन के साथ, युद्ध का कारण हान वंश की राजकुमारी होती के साथ विवाह करना चाहता है कौन? कनिष्क, और इसलिए अपना एक दूत चीन भेजा और हान वंश के राजा ने दूत को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। जब दूत को गिरफ्तार कर लिया तो युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। पहले युद्ध में हम यहां बस इतना ध्यान रखिएगा कि पहले युद्ध में कनिष्क हार गया, क्योंकि हान वंश के पास एक बेहतरीन जनरल है जिसका नाम है पान चाओ। पान चाओ, पान चाओ ने प्रथम युद्ध में कनिष्क को हरा दिया। हरा दिया, ठीक है। पान चाओ ने प्रथम युद्ध में कनिष्क को क्या किया? हरा दिया। लेकिन द्वितीय युद्ध जब पुनः कनिष्क करने चला, उस समय तक पान चाओ की मृत्यु हो चुकी थी और बड़ी आसानी से क्या किया? कनिष्क ने चीन के 5 क्षेत्र जिसमें कासगर, यारकंद, खोतान, कारा और कुची पे बड़ी आसानी से अधिकार कर लिया। इन 5 क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि ये चीनी तुर्किस्तान का जो क्षेत्र था वो कुए ए सुनान, जिस वंश से स्वयं कुषाण उत्पन्न हुए थे या कुषाण आए थे, माना जाता था कि इनका ये मूल निवास था। इसलिए कनिष्क, कुछ इतिहासकारों का ऐसा विचार है कि कुषाण का वो या कनिष्क का या उस राजवंश का मूल निवास था, इसीलिए उसको हमला उस पर किया गया था ताकि अपने मूल निवास को प्राप्त किया जा सके। ठीक, फिर बाद में पाते हैं कि यहाँ पर जरा इसको हटा लेंगे, ठीक है। अब इसमें जरा युद्ध का परिणाम क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आप मौखिक रूप से जान चुके हैं, लेकिन वो जो 5 क्षेत्र जीते हैं उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चीन के क्षेत्रों को अपने अधीन किया। वो 5 क्षेत्र कौन है? तो हम कहते हैं कासगर, यारकंद, कारा, कुची व खोतान। ठीक, कासगर, यारकंद, कारा, कुशी और खोतान, ठीक है। इसे सम्मिलित रूप से चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। इन क्षेत्रों को जीत लिया। अब इसकी दूसरी लड़ाई, तो अब दूसरी लड़ाई किससे? अब हमने कहा कि एक शत्रु चीन है, दूसरा जो इसका शत्रु है वो पार्थिया। पार्थिया मतलब ईरान का हिस्सा। तो कहते हैं कि पार्थिया का जो पूर्वी क्षेत्र था उसको हम एरियाना प्रदेश कहते थे, और एरियाना प्रदेश जो था वो कनिष्क का अधिकार क्षेत्र में था, और पार्थिया का राजा एरियाना प्रदेश को क्या चाहता है? प्राप्त करना चाहता है। परिणाम स्वरूप युद्ध अवश्यंभावी हो गया। ठीक, तो जरा इसको लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हटाते हैं इसको। अब पार्थिया से युद्ध, दूसरा युद्ध किससे? पार्थिया से। पार्थिया से, पार्थिया मतलब ईरान। कहते हैं पार्थिया का पूर्वी हिस्सा, इसका पूर्वी हिस्सा जो था, अब पूर्वी हिस्से को हमने क्या कहा? तो हमने कहा एरियाना प्रदेश। क्या है? एरियाना प्रदेश। एरियाना प्रदेश। अब इस पर कनिष्क का अधिकार था। कनिष्क का अधिकार था, ठीक है। इस पर कनिष्क का क्या था? अधिकार था। अब हम पाएंगे कि यहां पर पार्थिया का राजा इस एरियाना प्रदेश को
पाना चाहेगा, यानी उसको अपने नियंत्रण में रखना चाहेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जब एरियाना पे आक्रमण करेगा उसको प्राप्त करने के लिए तो युद्ध होगा, और युद्ध में क्या होगा, तो हम पाएंगे कि इस युद्ध में कनिष्क ने पार्थिया के राजा को क्या किया, पराजित किया। राजा को पराजित किया। ठीक है, अब हम पा रहे हैं कि चीन से भी लड़ा, उससे भी ले लिया क्षेत्र, पार्थिया से भी लड़ा, वो क्षेत्र अपने नियंत्रण में ही रहने दिया। अब हम पाएंगे कि कनिष्क ने लगभग जहां जहां भी युद्ध किए उसमें उसे विजयश्री हासिल हुई। कनिष्क अपनी युद्ध संस्कृति में इतना ज्यादा व्यस्त रहता था कि इसके सैनिक इसके इस युद्ध प्रतिभा को देखते हुए ऊब गए, क्या कि जब तक जीवित रहेगा तब तक ये युद्ध करता रहेगा। एक समय कनिष्क सो रहा था और सैनिकों ने उसके सर पे कपड़ा रखकर उसे पत्थर से कूच के मार डाला। एकमात्र भारतीय इतिहास में एक शासक है जो अपने सैनिकों के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि सैनिक युद्ध करते करते क्या थे, परेशान हो चुके थे और उस व्यस्तता से, यानी कि युद्ध की व्यस्तता से अपने आप को बाहर निकालना चाहते थे, और उन्हें मालूम था कि जब तक कनिष्क जीवित है तब तक यह युद्ध व्यस्तता समाप्त नहीं होने वाली। इसीलिए युद्ध संस्कृति को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने राजा की हत्या कर दी। तो हम कह सकते हैं कि कनिष्क भारतीय इतिहास का एकमात्र शासक था जो कि अपने ही सैनिकों के द्वारा मारा गया। ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि पार्थिया और चीन दोनों से लड़ा और दोनों से फायदे में रहा। अब बचा रोम, एक तीसरा देश। हमने कहा कि रोम के साथ इसके संबंध कैसे हैं, मैत्रीपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां से इसके व्यापारिक संबंध है और व्यापार आयात निर्यात होता है, और रोम के साथ इसके मधुर संबंध है। तो यहां लिख लीजिएगा कि इसके साथ कनिष्क के मधुर संबंध। मधुर संबंध, ठीक है। और हम जानते हैं कि कुजुल कड़फिसेस या बिम कड़फिसेस जब शासक था, स्वयं बिम कड़फिसेस जब शासक था, उस समय भी कुषाणों का रोम के साथ बेहतरीन या अच्छे संबंध या मधुर संबंध थे। ठीक है, आगे बढ़े इससे। अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो कुछ और हम देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। अपने पीपीटी में आ जाते हैं। ठीक, हमने यहां पे बताया था आपको कुछ चीजों के बारे में, यानी कि उसकी जो साम्राज्यवादी आकांक्षा है उसको हम अब तक समझ चुके हैं कि साम्राज्यवादी आकांक्षा है तो किस तरीके की है। ठीक, अब यहां पाते हैं कि महास्थान, एक महास्थान जगह है जहां पर कहते हैं महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क एक खड़ी मूर्ति अंकित है। यानी ये जो इंपॉर्टेंट, बहुत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महास्थान बोगरा में जो पाई गई सोने की मुद्रा है उस पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति का क्या किया गया, अंकन किया गया है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तक चोगा और पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। यानी कि हम पाते हैं कि चोगा यानी और बूट, ये जो प्रणाली थी, मतलब हम पा रहे हैं कि पैरों को सुरक्षित रखने के लिए एक जो लॉन्ग जो जूता होता है जिसको हम बूट कहते हैं, वो भी कनिष्क को पहने हुए दिखाया गया है। फिर कनिष्क ने पालित्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुकुट भी प्राप्त किया था। यानी पालित्र एक जगह है जहां पर आक्रमण करके क्या किया था, वहां से उसने एक बौद्ध विद्वान अश्वघोष को और साथ ही बुद्ध की भिक्षा पात्र को भी प्राप्त करने का श्रेय इसको जाता है। कनिष्क द्वारा जो जारी सिक्के हैं उन, या कनिष्क द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उनमें एक तांबे के सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि करते हुए भी दिखाया गया है। यानी बलि, यानी जब वो बौद्ध नहीं था तो बौद्ध होने से पहले हम पाते हैं वो शैव या शाक्त धर्म का अनुयायी, खासकर शैव। कहता है कनिष्क कि मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीनों क्षेत्रों को जीत लिया है। और कनिष्क के दरबार में हम पाएंगे कि कनिष्क के दरबार में कुछ लोग हैं जैसे पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान, चरक जैसे
चिकित्सक और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार भी कनिष्क के समय ही हुआ। ठीक है, तो इसको जरा क्रम में देख लेते हैं कि कहते हैं कि कलहड़ की राजतरंगिणी कहती है कि इसने कनिष्कपुर की स्थापना की। कनिष्कपुर एक नगर, ये कहां है? कश्मीर में। इसका संस्थापक कौन हो गया? स्वयं कनिष्क। ठीक है, साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई। कहां? कश्मीर के कुंडलवन में। और कनिष्क एक बड़े साम्राज्य का शासक है, इसलिए इसकी राजधानियां दो दिखाई पड़ रही हैं। पहला पुरुषपुर यानी कि पेशावर, जहां से ये नियंत्रण करता था किसको? हम पाते हैं पार्थिया वाले क्षेत्र यानी कि एरियाना को भी नियंत्रित करता था और चीनी तुर्किस्तान को भी नियंत्रित करता था। और दूसरा जो था वो था मथुरा, और मथुरा से भारत के जो क्षेत्र थे उनको नियंत्रित करने का ये कार्य करता था। अब कनिष्क के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक हुविस जैसा शासक। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। तो हमने कहा कि कनिष्क का काल जो है धार्मिक समन्वय का काल है, क्योंकि यहाँ शैव भी हैं, बौद्ध भी हैं, और हम पा रहे हैं कि भागवत धर्म की भी उपस्थिति है। इसके समय में बौद्ध धर्म के लिए चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया। और दुर्भाग्य ये रहा कि कनिष्क के काल में जिस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ वो दो भागों में बट गया, यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान, इसी के समय बट गया था। कनिष्क ने मध्य एशिया, कह सकते हैं कि कनिष्क ने मध्य एशिया में या मध्य एशिया में चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुछ भेजा था। कह सकते हैं कि मध्य एशिया और चीन दोनों जगहों पे अपने प्रचारक भेजे थे। मध्य एशिया व चीन में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा। ठीक है, फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं साहित्य में। अब जैसे हमने ऊपर कहा था अभी आपसे कि साहित्य में कई लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कनिष्क का जो राज कवि है वो कौन है? स्वयं अश्वघोष है, और जो एक महान दार्शनिक और विद्वान है। अश्वघोष ने क्या लिखा? तो हम पाते हैं बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। तो जरा यहां देखते हैं, इसको हटाते हैं, यहां सीधा लिख लेते हैं। यहां काफी नाम दिया गया है, यहां से सीधा हो जाएगा कि ये कौन विद्वान है? अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखा बुद्ध चरित, पहली पुस्तक है। फिर दूसरी सौंदरानंद, और तीसरी पुस्तक है सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, इनके द्वारा 3 किताबें लिखी गई। और मजे की बात यह है कि बुद्ध चरित को, ये जो पहली पुस्तक जो लिखी गई है, इसको बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बौद्धों का रामायण बार बार पूछा गया है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध चरित को ही कहा जाता है। साथ ही हम पाएंगे कि इसके दरबार में एक अन्य विद्वान है। कौन? नागार्जुन। नागार्जुन जैसा विद्वान है। नागार्जुन का क्या है? तो कहेंगे कि नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। एक बौद्ध आचार्य, बौद्ध आचार्य जिन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। किसका किया? शून्यवाद का। और इन्हें, नागार्जुन को, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक अन्य नाम और मिलता है। कौन? वसुमित्र। तो हम कहते हैं ये जो वसुमित्र है ये रचयिता है महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र के रचनाकार। ठीक है, अब एक अन्य विद्वान है चरक। कौन? चरक। चरक ने
चरक संहिता लिखी, चरक संहिता लिखी। ये क्या है? तो हम पाएंगे यह चिकित्सा शास्त्र पे लिखी हुई पुस्तक है। लिखी हुई पुस्तक है। यानी हम इनके सांस्कृतिक महत्व को, चूंकि पीपीटी में कुछ कमी चीजें दी गई हैं, इसलिए सीधा सीधा इन्हें लिख लिया गया है, और जिनको घेर कर जहां जैसे लिखा गया है आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक अन्य विद्वान में पार्श्व भी है जो कि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे हम आगे चलते हैं तो हमें कुछ अन्य तथ्य भी पता चलते हैं। जैसे इसको हटाते हैं, आगे हम चलते हैं, ठीक है। हुविस्क के बारे में, हुविस्क कौन है? तो जरा हुविस्क को समझना शुरू करते हैं कि भाई हुविस्क कौन है। तो देखेंगे यहां पर कि हुविस्क 106 से 138 ईस्वी तक क्या था, कुषाण सत्ता इसी के हाथ में थी, और सत्ता का इस समय केंद्र पेशावर से हटकर कहां आ गया, मथुरा तक पहुंच गया। हुविस्क के सिक्कों पर हम पाते हैं कि शिव हैं, स्कंद हैं और विष्णु तथा उमा आदि देवी देवताओं का अंकन या उत्कीर्ण मिला है। हम पहले पा रहे थे शिव और नंदी त्रिशूल की बात कर रहे थे, लेकिन हुविस्क के सिक्कों पर शिव भी हैं, स्कंद भी हैं, विष्णु भी हैं और उमा भी हैं। यानी यहाँ पर संकर्षण और वासुदेव का भी अंकन किया गया है। यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ शुरुआती में जो कुषाण शासक शैव थे, अब शैव के साथ साथ ये क्या हो गए, भागवत भी हो गए। क्या हो गए? भागवत भी हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो कनिष्क कुल का अंतिम जो महान शासक है उसको हम कहते हैं वासुदेव। यानी इस वंश का, यानी कह सकते हैं कि कुषाण वंश जिस कुल का कनिष्क है उसमें कौन है अंतिम शासक, वासुदेव था। ठीक, कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कराई और छोटे छोटे व्यापार और व्यवसाय के लिए तांबे और चांदी की मुद्राएं भी चलाई। कुषाण शासकों में कहते हैं कि जो बिंब कट विशेष है वो शैव है, कनिष्क और हुविस्क कौन है, बौद्ध हो गए हैं, और वासुदेव शैव या वैष्णव मतानुयायी है अपने अंतिम रूप में, यानी अपने अंत समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मौर्योत्तर कालीन राज व्यवस्था और प्रशासन। तो हम पाते हैं कि मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में क्या है, दैवी तत्वों का समाविष्ट करने की प्रवृत्ति आ गई। देखिए एक उपाधि पढ़ते हैं हम, देवपुत्र शाही शाहानुशाही। यानी कि हम पाएंगे कि मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवी तत्वों का समावेश किया गया कि देवपुत्र शाही शाहानुशाही। ये जो अवधारणा थी ये चीनी अवधारणा है। ठीक है, क्योंकि चीन के राजा क्या करते थे, अपने आप को देवताओं के तुल्य मानकर बड़ी बड़ी उपाधियां लेते नजर आते हैं ताकि उनके राजत्व को क्या किया जाए, विशाल किया जा सके, और जिससे आम लोगों से क्या हो, वो अलग दिख सके। ठीक, अब आते हैं, यहां लिखा भी गया है कि चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसे, अभी कहा था देवपुत्र शाही शाहानुशाही एक उपाधि, तो देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। संभवतः रोम का उदाहरण लेकर कुषाण शासकों ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने और मंदिर बनवाने, जिसको कहते हैं देवकुल बनाने की परंपरा शुरू की। यानी भारत में मृत राजाओं की मूर्ति बनाना, साथ ही उनके मंदिर यानी देवकुल को बनाना शुरू किसने किया, कुषाण शासकों ने शुरू किया। कुषाणों के समय भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की एक विचित्र प्रणाली भी देखने के लिए मिलती है कि क्षेत्र एक है और राजा और युवराज दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। यानी कि जो अधिकार राजा को है वही युवराज को भी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों, बौद्ध श्रमणों को राजस्व और प्रशासनिक करों से मुक्त एक भूमि प्रदान करने की एक प्रथा प्रारंभ की थी। किंतु अभिलेखों में भूमि दान का जो पहला प्रमाण है वो कब का, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी का है। तो ये एक अलग फैक्ट है, मौर्योत्तर काल से ही जुड़ा हुआ है। चूंकि मौर्योत्तर काल में हमें सातवाहनों को भी पढ़ना था और हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला वो अभिलेख भी मैं आपको बता चुका हूं कि वह कौन अभिलेख है जहां पर भूमि दान का पहला प्रमाण मिला है, आप पीछे क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां से तो हम पाते हैं कि सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और श्रमणों को क्या किया,
ब्राह्मणों और श्रमणों को राजस्व और प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की। ठीक है, ये वही वाली पीपीटी है जो फिर से रिपीट हुई है। जरा यहां आ जाते हैं और देखते हैं, ठीक है, कि यहां क्या दिया गया है। कहते हैं कि पार्थियन शासक, ठीक है, पार्थियन शासकों ने क्या किया, पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया, जिसमें युवराज सत्ता के उपभोग में राजा को बराबर की सहभागी होती थी, जो हम पीछे बात कर रहे थे। और कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासकत्व की विचित्र प्रणाली का प्रचलन किया। प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया शक कुषाण काल से ही प्रारंभ होती दिखाई देती है। कृष्ण लेख में हम पहली बार यहाँ पर दंडनायक और महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों को भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्थियन शासकों ने ही संयुक्त शासन का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें युवराज सत्ता के उपभोग में राजा को क्या था, बराबरी की सहभागिता थी। और कुषाणों के समय हम पाते हैं कि प्रांतों में वैध प्रशासन की एक विचित्र प्रणाली का आरंभ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कुषाण काल लगभग समाप्त हो जाता है। इन विदेशी आक्रमणों में हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है, कुछ एक चीजों पे ही हमें अधिक बल देना है। ठीक है, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसमें आपको ढेर सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि इस चीज को हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब बचा हुआ एक लास्ट का जो शासक है वो पार्थियाई शासक है। पहले हमने कुषाण उठा लिया था, चूंकि बड़ा है, तो अब जरा सा जान लेते हैं कि पार्थियाई शासक कौन है, उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंद पार्थियन या पहलो कहते हैं पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद कौन सी सत्ता आई, तो पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। कहते हैं पार्थियाई लोगों का जो मूल निवास था वो कहाँ था, ईरान था। और भारतीय सूत्रों में इनको क्या कहा गया, पल्लव कहकर संबोधित किया गया। प्राचीन भारत के अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जनों यानी कि शक और पहलो के साथ, शक और पहलो का एक साथ उल्लेख किया गया है, और इनके लिए शक पहलो नाम मिलता है। वस्तुतः इन दोनों ने इस देश पर कुछ समय यानी कि कुछ समय तक क्या किया, समान रूप से शासन किया। पहलो वंश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है गोंदोफर्निस। क्या नाम है, गोंदोफर्निस, जिसका शासन काल 20 से 41 ईस्वी के मध्य देखा जाता है। खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण एक लेख है तख्ते वही अभिलेख, इसे उसमें गुदुवहर कहा गया। किसको, गोंदोफर्निस को गुदुवहर कहकर संबोधित किया गया है। और फारसी में इसका नाम बिंदफर्ण है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है यश विजयी, यानी कि गोंदोफर्निस एक प्रमुख शासक है जिसका फारसी में उसके नाम का अर्थ होता है बिंदफर्ण कहा गया फारसी में, जिसका नाम का अर्थ है क्या, कि यश विजय या यश विजय करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तख्ते बही अभिलेख में क्या कहा गया, गुदुवहर, यानी हम यह ध्यान रखेंगे कि तख्ते बही अभिलेख का संबंध किससे है, तो गोंदोफर्निस से है। ध्यान रखिएगा, गोंदोफर्निस के शासन काल में एक सेंट थॉमस, कहते हैं कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो उस समय गोंदोफर्निस का शासन काल था जब सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। और इसकी राजधानी क्या है गोंदोफर्निस की, तो कहेंगे तक्षशिला। कारण यह है कि तक्षशिला की तरफ ही आता है। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय यानी कि धार्मिक उपाधि मिलती है, और उन्हें बौद्ध धर्म क्या किया, ग्रहण कर लिया। किसने, पार्थियन शासकों ने। सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले कौन है, तो हिंद यवन है। फिर हम पाते हैं कि पहलो शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है उसे कहते हैं मिथेडेटस प्रथम। क्या है, मिथेडेटस प्रथम, भारत का पहला पार्थियन शासक। ठीक, भारत में अगर पहला पार्थियन शासक अगर आता है कि भारत का पहला पार्थियन शासक कौन है, तो कौन है, माउस। और इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा कर दिया गया,
कुषाणों के द्वारा इसका अंत कर दिया गया। यानी कि इसमें हमें सिर्फ दो नाम ध्यान रखना है, एक गोंदोफर्निस, दूसरा माउस, जो कि संस्थापक है। ठीक है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि शक से संबंधित जो चीजें आपको आनी चाहिए वो इसमें दिया गया है। ठीक, इससे बाहर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, नहीं मिलेगा। विदेशी आक्रमण में इनके सांस्कृतिक पक्षों को ही ज्यादा उठाया गया है। इनके राजनीतिक पक्षों में जैसे द्वैध शासन व्यवस्था या एक साथ द्विशासन प्रणाली या देवकुल प्रथा या देवकुल सिद्धांत या देवपुत्र शाहानुशाही, जो इनकी उपाधियां हैं, जो इनके सांस्कृतिक पक्ष हैं, उनपे कमीशन ने बार बार प्रश्न किए हैं। बाकी इनकी राजनीतिक जो चीजें हैं उनको अभी ढक के ही रखा गया है। ठीक, और ये हमारा उतना विषय भी नहीं है। कारण ये है कि बैक्टीरिया में इनके साम्राज्य हैं, बाद में धीरे धीरे भारत में स्थापित हो रहे हैं। और भारत में स्थापित होने के पीछे का कारण क्या था, तो हम जानते हैं कि मौर्यों जैसी इतनी बड़ी सत्ता जब टूटी तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र क्या था, पूरी तरीके से राजा विहीन था। एक मजबूत राजा के अभाव में, यानी कि एक मजबूत राजा न होने के कारण वहां पे बार बार क्या हुए, हमले हुए। और वो हमले हिंद यवन के रूप में, पार्थियन या पहलव के रूप में, शकों के रूप में, कुषाणों के रूप में भारतीय इतिहास में देखे गए। और भारतीय इतिहास में इन पक्षों में हम सबसे ज्यादा जो आक्रमणकारी के जो पक्ष हैं उनमें सबसे ज्यादा हम बात करेंगे उनके सांस्कृतिक पक्षों के बारे में ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।